जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। पिछले हफ्ते में मैंने आपसे बताया था कि भाई यूएस के साथ आपकी ऊपर नीचे चल रही है। यहाँ पर मोदी जी भी वहां पर गए, काफी गहरे राज्य के टट्टुओं को अच्छे से उन्होंने सुनाया। जयशंकर जी के भी काफी कुछ जो मीडिया इंटरेक्शंस और जो थिंक टैंक इंटरेक्शंस हुए हैं उसके अंदर भी काफी हद तक उन्होंने कुछ बड़ी चीजें बोली हैं। रिसेंटली एक इंटरेक्शन हुआ कार्नेगी एंडाउमेंट के साथ जिसके अंदर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा चीजें बोली हैं, जिससे मेरे को लग ही रहा था कुछ ना कुछ टेढ़ा रिएक्शन जरूर आएगा। एंड एज क्लॉकवर्क यूएस का रिएक्शन ऑलरेडी आ गया। यूएस का रिएक्शन तो एक ही है, उनके पास या तो पन्नू पुन्नू है या फिर यूएस सीआईआरएफ है, जिसके अंदर से स्टेट डिपार्टमेंट के लोग एक रिपोर्ट निकालते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर फाइनली उन्होंने लिख ही दिया है कि भाई भारत को डेजिग्नेट करना चाहिए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, क्योंकि भारत के अंदर माइनॉरिटीज के बारे में बहुत सारी गलत गलत चीजें हो रही हैं। अभी तो मैंने भारत का सेक्शन पढ़ा है, मैं अभी बांग्लादेश का सेक्शन पढ़ूंगा और जिस दिन बांग्लादेश के बारे में मैं आपसे अपडेट करूंगा उसके बारे में उनकी हिपोक्रेसी आपके सामने जरूर रखूंगा। भारत में कहा गया कि भैया देखो, ये जो माइनॉरिटीज की चीजें तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पता नहीं 50 करोड़ तरह की चीजें यहाँ पर जो पता नहीं किसी के सपने में होती हैं, राणा अयूब जैसे लोगों के सपने में होती हैं, उनको कंसिडरेशन में लेके वो लोग ये रिपोर्ट जरूर डालते हैं। देखिए, मेरे को लगता है कि जिस तरह से ये चीजें चल रही थी, जयशंकर जी ने कुछ चीजें बोली थी कार्नेगी एंडाउमेंट के इंटरव्यू के अंदर, एंड उसको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आई थिंक ही न्यू व्हाट इज गोना हैपन और किस तरह का जवाब यूएसए से आएगा। उन्होंने वहां बोला कि देखिए साहब, जो एक रियलिटी है और दूसरी जो हैंडलिंग ऑफ रियलिटी है, यूएस को बिल्कुल भी उसके अंदर कोई अंतर पता नहीं है। उन्होंने बोला कि साहब दुनिया तो बड़ी ग्लोबलाइज्ड है और जो पॉलिटिक्स होती है किसी देश के अंदर, वो देश के बाउंड्रीज के अंदर रहती कम ही है। लेकिन जो अमेरिका का एक एफर्ट रहता है कि जो बाउंड्री के बाहर पॉलिटिक्स हो देश के अंदर की, वो हमेशा एक फॉरेन पॉलिसी की एक पॉलिसी रही है। फॉरेन पॉलिसी की एक एक स्टैंडर्ड रहा है, एक पॉलिसी रही है और एक तरीका रहा है जिस तरह से अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके जाता है। उन्होंने बोला कि कई जो लोग होते हैं वो अपनी कंट्री की पॉलिसी तो पता नहीं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, लेकिन दुनिया में हर किसी कंट्री की पॉलिसी के बारे में उनका ओपिनियन हमेशा रहता है। आगे जाके उन्होंने बोला कि देखिए, जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनको जरा रिस्पेक्ट करना चाहिए म्यूचुअली एक दूसरे को। और ऐसा नहीं है कि एक डेमोक्रेसी के पास ऐसा राइट हो कि दूसरी डेमोक्रेसी के बारे में आप बता, नहीं नहीं, आप पूरी डेमोक्रेसी नहीं हो, आप सेमी डेमोक्रेसी हो, आप हाइपर डेमोक्रेसी हो, आप ये हो, आप हो, ये करने का किसी को भी कोई राइट होना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि फॉरेन इंटरफेरेंस जो होता है वो फॉरेन इंटरफेरेंस ही होता है, इरिस्पेक्टिव कि कोई मर्जी करे। अमेरिका के पास कोई ऐसा स्पेशल राइट नहीं है कि वो दूसरों कंट्रीज के अंदर कुछ भी बोलता रहे। और उन्होंने बोला कि देखिए साहब, ऐसा है, आपके हिसाब से आप तो दुनिया में हर किसी के बारे में कमेंट कमेंट करते रहते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी तरफ से भी अभी कमेंट्री शुरू होने वाली है, तो आप जरा बुरा मत मानना जब हम आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट करेंगे। ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अमेरिका को तीन चार चीजों से बड़ा बड़ा खतरा रहता है। सबसे पहले जो खतरा रहता है मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर, कि भाई दुनिया में मल्टीपल पोल्स हो सकते हैं, मल्टीपल पावर सेंटर्स हो सकते हैं, और अमेरिका वो चमकता हुआ सितारा अब नहीं है और दुनिया में कोई मानता भी नहीं है कि साहब अमेरिका के बल पे दुनिया चलती है। और ये चीज भी जयशंकर जी ने अपने 2-3 लेक्चर्स के अंदर बड़ी क्लियरली बोली, यहां तक कि यूएन के अंदर भी बड़ी क्लियरली बोली। मोदी साहब के अगर आप वो जो 4 मिनट 33 सेकंड जो समिट ऑफ द फ्यूचर के सुनेंगे, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब रिफॉर्म फॉर रेलेवेंस। और ये चीज ना तक कि यूएन के लिए होती है, ये चीज तो एकदम अमेरिका में भी फिट बैठती है। अमेरिका को चाहिए कि भाई भारत के साथ पूरी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हो, लेकिन भारत अपनी आंखें मूंद के सिर नीचे करके जी सर बोल के अमेरिका के आगे चलता रहे, वो हो नहीं सकता और ना होगा। जयशंकर जी ने ये भी बोला, देखिए मल्टीलैटरलिज्म करते हैं, लेकिन एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है भारत की, कि हम किसी भी डायरेक्शन में अपने इंटरेस्ट के लिए जा सकते हैं, उसके अंदर कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि साहब जापान वाले बोलते हैं कि यार एशियन नेटो बनना चाहिए, और उन्होंने बोला कि साहब एशियन नेटो के लिए आपका क्या ख्याल है। मैं बोला साहब हमारा कोई ख्याल क्यों नहीं है, अब वो जापान की प्रायोरिटी है, उनको एशियन नेटो बनाना है, वो तो ट्रीटी एलआई रहा है आपका। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आपके साथ कोई टीटीपीटी साइन करी जाए। हम पार्टनरशिप में ठीक है, हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने आप बनानी है, ना कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके जो टट्टू हैं बैठ के उनसे एडवाइस लेके बनानी है, ये हम नहीं कर सकते। कार्नेगी एंडाउमेंट के लेक्चर के अंदर और कई दूसरे लेक्चर हडसन इंस्टीट्यूट और यूएन के अंदर भी जयशंकर जी ने ऑन बिहाफ ऑफ ग्लोबल साउथ बात करी। अब ये देख के ना अमेरिका थोड़ा डरता है, क्योंकि जैसी ग्लोबल साउथ की बात आती है उसको दिखता है यार 130 140 कंट्रीज की आवाज बन के अगर भारत कुछ बात करेगा, अपनी तो बात कर ही रहा है, बाकी सबकी भी बात कर रहा है। सो इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि वो एक ही लाइन
तक जा सकता है, बिकॉज़ ही नोज़ भारत के पास एक कैपेबिलिटी आएगी आगे जाके, और अभी थोड़ी बहुत है कि किस तरह से ये 130-140 कंट्रीज़ का ओपिनियन को थोड़ा मोल्ड किया जाए। सो ही नोज़ दैट देयर इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। अब देखिए ये तो भारी-भारी स्टेटमेंट्स है, उसके बाद इनकी जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स थी, जो ब्लिंकन के साथ अपॉइंटमेंट थी, फ्रेंड जयशंकर, फ्रेंड टोनी, ये वो तो पब्लिक परसेप्शन में चलता रहता है, दरवाजे के पीछे क्या बातें हुई होंगी, वो तो ऑब्वियसली किसी को, वो जो ग्रुप है उसके अलावा नहीं पता होंगी। लेकिन उसके बारे में इतना कुछ एंथुसियास्टिक कमेंट नहीं आया, लेकिन सबसे एंथुसियास्टिक कमेंट आया जेक सलिवन, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, डिफेंस डिपार्टमेंट के हैं। आया कि भाई ग्रेट मीटिंग विद जेक सलिवन एंड ऑलवेज अ प्रोडक्टिव कोऑपरेशन कन्वर्सेशन विद कोऑपरेशन, ये वो सब कुछ उन्होंने जयशंकर जी ने ट्वीट करा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है, और ये एक तो स्टेटमेंट्स के चक्कर में यूएस सीआरएफ रिपोर्ट नहीं है, कुछ और चीजें हैं जो भारत कर रहा है अभी इस टाइम पे, जहां पर अमेरिका को अभी प्रेशर आना शुरू हो चुका है। मोदी साहब ने बात करी नेतन्याहू से, ठीक है? और ये चीज़ चल रही थी कि भई इन लोगों को, और ये चीज़ चल रही थी एट द बैक एंड ऑफ हमारी जो नेवल एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं ईरान के साथ, तो आपको समझ में आना चाहिए, नेतन्याहू को भी क्लियर है कि भई हमारा अपना जो रिलेशन ईरान के साथ है, वो आपके रिलेशन के बीच में नहीं पड़ता है। और ये चीज़ दूसरे ईरान को भी क्लियर है कि साहब हमारा इज़राइल के साथ रिलेशन है, वो आपके हमारे रिलेशन के बीच का कोई हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये बड़ा क्लियर आपने कर रखा है, नोबडी हैज़ सेड एनीथिंग, दोनों तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि यार मोदी हमसे भी बात कर रहा है, ईरान से भी बात कर रहा है, ईरान ने नहीं बोला मोदी हमसे भी बात कर रहा है, नेतन्याहू से बात कर रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये जो लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है, हमेशा से मैं बोलता रहता हूँ साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, इसके अंदर से इन्होंने साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट में से, मैं हमेशा से बोलता था साइनो को ये उठा के ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकेंगे, और वो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। जो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस है, आपको दिखेगा जिस तरह से वो हमास और हिजबुल्लाह और इन लोगों के लिए सपोर्ट करता है, कुछ लोग भारत में भी हैं, आपको दिखता ही होगा। जो सपोर्ट करता है एक्सटर्नली और इंटरनली, आपको याद होगा कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अक्टूबर 7 के इंसिडेंट के लिए कोई ट्वीट नहीं करा, लेकिन गाजा के बारे में इलेक्शन से पहले बड़े-बड़े ट्वीट आ रहे थे। हिजबुल्लाह के बारे में बड़े-बड़े ट्वीट आ रहे थे, लेकिन कभी भी इज़राइली जो सिविलियंस मारे गए थे, इज़राइली सिविलियंस के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, जो वो जो 12-13 बच्चे मरे थे, जो हिजबुल्लाह के अटैक के चक्कर में जो ड्रोइड बच्चे मरे थे, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये जो ये जो पोजीशनिंग थी भारत की, मोदी साहब और जयशंकर की, जिन्होंने बाय द वे न्यू ईयर पे पीपल ऑफ इज़राइल टू जूस ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड नेतन्याहू साहब को बड़ी अच्छी ग्रीटिंग दी। तो देखिए ये दोनों को एक मैसेज था, देखिए यार साहब ऐसा है, हमको आपकी असलियत पता है, आप किस गड्ढे में जाके बैठे हो, किस इस्लामियों के इस्लामिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स के साथ आप बैठे हो, वो हमको समझ में आता है, बट वी विल प्ले आवर फॉरेन पॉलिसी द वे वी वांट टू प्ले द फॉरेन पॉलिसी। तो ये इंटरनल भी एक मैसेज था और एक्सटर्नल भी एक मैसेज था। स्टेट डिपार्टमेंट में काफ़ी एलिमेंट्स हैं जो हमास, हिजबुल्लाह उनके लिए सिंपैथी ज़रूर रखते हैं, ये चीज़ हमने बहुत बारी देखी है। ये सब होने के बाद ईरान एम्बेसडर का एक एक स्टेटमेंट आता है कि साहब बाकी सब तो ठीक है, ये नेतन्याहू ये है, वो सब कुछ उन्होंने बोला, लेकिन एंड में उन्होंने बोला कि साहब हमारे को भारत की हेल्प चाहिए, क्योंकि मोदी साहब ऐसे हैं कि दोनों तरफ से बात कर सकते हैं, तो कुछ हेल्प चाहिए इस मसले को सुलझाने के लिए, थोड़ा-सा डी-एस्केलेशन करने के लिए। उन्होंने बोला कि द देखो जी आप लोग हमारी तरफ से इज़राइल को एक कन्विंसन कर सकते हैं कि देखिए हमको कोई बड़ा वॉर की तरफ नहीं जाना है, और इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी-सी बात करूँगा, क्योंकि ईरान को इस टाइम पे दिखता है कि भई उसका कहीं न कहीं तख्ता पलटता हुआ हो रहा है। उसके बारे में एक अपडेट आपके पास थोड़ी देर में आएगा, वो ज़रा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट जो होता है पिक्चर का वो दिखेगा। ईरान ने बोला कि साहब हमको कोई बड़ी लड़ाई नहीं चाहिए, हमने तो रिटेलिएशन करी है, जो ये चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर हमने रिटेलिएशन करी है, एंड देखिए आप भी रिटेलिएट करते हो तो हमारे पास भी एक राइट है रिटेलिएट करने के लिए। तो यहां पर एक पोजीशन आ रही है कि भारत अगेन एक ऐसा कंट्री बन के निकल रहा है जो दोनों साइड से बात कर सकता है। यही सिचुएशन आप रशिया यूक्रेन के बीच में भी देख लीजिए। जयशंकर जी से काफी बारी लोगों ने पूछा कि साहब रशिया यूक्रेन का आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला देखिए हम ही एक ऐसा कंट्री है जो दोनों तरफ से बात कर पा रहे हैं। एंड ये चीज जो स्टेट डिपार्टमेंट के गहरे राज्य के टट्टू हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप जो भी चीज कर रहे हो आप अपने आप कर रहे हो, आप इनसे पूछ पाछ के इनके साथ कंसल्टेशन चल रही है, बट इनके अप्रूवल के लिए आप वेट नहीं करते। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है रशिया यूक्रेन के लिए या इसराइल ईरान के लिए, वो आप अपने आप खेल रहे हो, एंड ऑब्वियसली दी अमेरिकन डोंट लाइक इट। अमेरिकन को अब ये समझ में आ रहा है कि साहब भारत एक जगह पे आके खड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, जो उसकी राइटफुल पोजीशन है दुनिया के अंदर, एंड ये चीज इनके पसंद में नहीं आएगी, क्योंकि क्या होगा, देखिए चाइना के साथ तो वैसे भी उनकी झगड़े चलते रहते हैं,
अब अगर भारत के साथ भी वही काम करना पड़ा तो अमेरिका के अंदर इतना दम अभी है नहीं कि भैया इंडिविजुअली भारत, रशिया, चाइना और भी कुछ देशों के अगेंस्ट में खड़े होके वो अपनी पॉलिसी चला सके और जिस तरह से पहले अपनी हेजेमनी चलाता था, वो चलाना अभी मुश्किल है। कल भारत ने एक ऐसा एग्जाम्पल और दिया कि कई लोग बोलते थे भाई श्रीलंका में ये जो लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट आया है इससे तो चाइना का फायदा हो गया। लेकिन भारत की तरफ से एक कल जो स्ट्रोक आया उसके अंदर बड़ा क्लियरली आया कि भाई जार चाइना ने सिर्फ एक कांग्रेचुलेशन मैसेज भेजा, लेकिन 4 अक्टूबर से फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी श्रीलंका में होंगे। दिस टेल्स यू द प्रैग्मेटिज्म ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ भारत और ये चीज अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तभी देखें आपके लिए वो रिपोर्ट निकालते हैं कि आप एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, आपने पता नहीं क्या-क्या कर रखा है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, ये कर रखा है, वो कर रखा है। इसका जवाब आज या कल में आपको एमईए से आता हुआ जरूर दिखेगा। लेकिन देखिए ये जो एक एक तरीका है, एक हिंडनबर्ग को यूज करोगे, कभी इसको यूज करोगे, कभी इसको यूज, ये अब हो गया है फटा पुराना। इससे कोई इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड नहीं हो रहा है और अमेरिका को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और अगर समझ में आ भी रही है तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज के बारे में कि हर 2-2 मिनट में यूएस, हर 2-2 महीने के अंदर यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट बार-बार निकालते रहते हैं और लोगों को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ये वो डालते रहते हैं इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि भाई उनकी कंट्री के अंदर बाय द वे एक स्कूल शूटिंग एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो चल रही है। तो कंसर्न किसको होना चाहिए, किस जगह में होना चाहिए, ये चीज तो दुनिया को बड़ी क्लियरली पता है। और जितना ये अमेरिकन अपने आप को ऐसे खींचेंगे उतनी इनकी जितनी भी जो भी गुडविल है दुनिया के देशों के अंदर वो पूरी खत्म हो जाएगी। यहाँ भारत में कुछ लोग हैं, कल परसों में एक स्टेटमेंट डाला कि भाई एंटी अमेरिकनिज्म फैलाया जा रहा है ऑन द नेम ऑफ बांग्लादेश। कुछ यूट्यूबर्स मेरी तरह हैं जो बोलते हैं भैया बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ किसके लिए, सेंट मार्टिन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। मैंने सेंट मार्टिन के बारे में बोला है कि ठीक है उनका एक एक वहां पर प्लान है, बट रिजीम चेंज जो हुआ है अमेरिकन ईगो की वजह से हुआ है। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट मार्टिन आइलैंड। मेरे पास कुछ और भी तख्ते और कुछ और भी दस्तावेज एविडेंस आया है जिसके जो मैं आपके साथ 1-2 दिन में शेयर करूंगा अपने बांग्लादेश के अपडेट के बारे में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि साहब किस तरह से कौन कौन कितना पैसा लेके ये सब चीजें कर रहा था। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे अमेरिकन बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। तो इसके बारे में जरूर वेट करिएगा बिकॉज आई विल ओपन अप देयर बुक एंड शो यू कि अमेरिकन इस टाइम पे भारत से क्यों डरना शुरू हो चुके हैं। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स यस, थोड़ी देर बाद में आपके पास एक वीडियो आएगा जिसके अंदर एक एक और गहरे राज्य की साजिश ईरान के अगेंस्ट में किस तरह से प्ले की जा रही है और नेतन्याहू की क्या गेम चल रही है तख्ता पलटने में ईरान की। तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, छोटा सा अपडेट थोड़ी देर में देखिएगा। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। दोपहर में मिलेंगे कल नारासिंह सिंह जी के साथ जो ये ईरान और इसराइल के क्या इजराइल का रिएक्शन आने वाला है उसको थोड़ा एनालाइज करके आगे लेके जाएंगे और क्या जियोपॉलिटिक्स होगी उसके बाद उसको थोड़ा वो डिस्कस करेंगे हमारे साथ। जुड़िएगा हमारे साथ। रात को हम बात करेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की विद दीज टू वॉर्स एंड व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये हम बात करेंगे मेजर जनरल प्रदीप सिंह से। सो एक्शन पैक डे। इसी पे जय हिंद, जय भारत।